आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजक श्री विकास जैन जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी, महाविद्यालय के संरक्षक इंजीनियर अनुराग बलैया जी एवं उनकी टीम को सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने वर्तमान परिस्थिति का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को कम से कम जो हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में महाविद्यालय है उस महाविद्यालय में प्रथम वेबिनार कराने के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। साथियों, युग परिवर्तित हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। जो रिसर्च पेपर बनाया है वह ई लर्निंग के मेरिट एंड डिमेरिट के आधार पर मैंने उसका अपने रिसर्च पेपर को उसके बारे में जानकारी प्रदान की है। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या ई लर्निंग के फ़ायदे हैं, क्या ई लर्निंग के नुकसान हैं और वास्तव में ई लर्निंग होता क्या है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की पठन सामग्री का उपयोग ना करें, जैसे चॉक, डस्टर, रजिस्टर, पेन और कक्षा का उपयोग ना करें, तो वह स्थिति ई लर्निंग की ई लर्निंग के मैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे विद्वत साथी लोग लर्निंग के बारे में अधिकांश बातें बताई जा चुकी हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, लचीलापन। लचीलापन का कहने का मतलब ये है कि छात्र के द्वारा अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि स्कूल या कॉलेज का टाइम एक फिक्स होता है। यह टीचर और स्टूडेंट के बीच का सामंजस्य है कि वो किस अवधि में पढ़ना चाहता है और टीचर किस अवधि में फ्री रहेगा। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकता है, अपने समय को बचा सकता है, ट्रांसपोर्ट में जो समय व्यर्थ होता था उसका, उस समय को वह उपयोग में कर सकता है। प्रायः एक महाविद्यालय लगभग 5 घंटे का जिसमें शैक्षणिक कार्य होता है, जबकि स्कूल 7 घंटे का लगता है। स्कूल की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्कूल में ड्राइंग पेंटिंग भी होती है, स्कूल में प्रेयर भी होती है, जबकि ये चीज़ें महाविद्यालय में नहीं होती है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि शासन के द्वारा इस चीज़ में क्या क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि शासन की अभी जो नीतियां हैं या जो नियमावलियां हैं संस्था खोलने के लिए, उसमें एक निश्चित बिल्डिंग होना चाहिए, निश्चित प्लेग्राउंड होना चाहिए, निश्चित मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, मंच होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, जबकि आज की परिस्थिति में ये सब नगण्य होती चली जा रही हैं। एक यदि स्मार्ट क्लासरूम है और आपके पास यदि ई लाइब्रेरी है तो आप प्रत्येक प्रकार के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ये सब इसके एडवांटेज हैं। दूसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ग्रीनर दृष्टिकोण। पहले महाविद्यालय में बच्चों के लिए डायस बनाना, कॉपी का उपयोग करने के लिए पेड़ों का काटा जाना और मंच बनाने के लिए भी पेड़ों का उपयोग होना, तो इन सब से हमें निजात मिल जाएगी। स्टूडेंट के द्वारा कॉपी का उपयोग नहीं किया जाएगा, केवल जब वो परीक्षा देगा तो वो भी ऑनलाइन देगा,
विषम स्थितियों में जहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में शुरू में हमें विकल्प दोनों ही रखने पड़ेंगे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट वाला खर्चा है वो लगभग हमारा 80% कम हो जाएगा। इसके पश्चात जो अपॉइंटमेंट हमें करना पड़ते हैं संस्था चलाने के लिए, संस्था प्रमुख के द्वारा सबसे पहले प्राचार्य की नियुक्ति, उसके पश्चात टीचरों की नियुक्ति और ऑफिस स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। जो ज़रूरी नहीं कि जिनका हम अपॉइंटमेंट कर रहे हों उनके पास स्किल हो, उनकी डिग्री के आधार पर, उनके इंटरव्यू के आधार पर हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि वे टीचर हमारी संस्था के लिए ऑर्नामेंट होंगे। प्रायः देखने में आया है कि जब शासकीय नियुक्तियां हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाता है। विवेकानंद जी ने भी कहा है, अधिकार की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कर्तव्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप ये ध्यान रखिए। अब इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ़ायदा मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपना समय प्रबंधन कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, समय का उपयोग आप व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमें केवल 24 घंटे दिया गया है। प्रबंधन के आधार पर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ा जो नुकसान है इसका कि स्टूडेंट पर टीचर का कंट्रोल नहीं रहता, जबकि पुरानी पद्धति में हमारा टीचर और स्टूडेंट के बीच सामंजस्य होता है, आपस में दोनों का सहयोग रहता है, दोनों एक दूसरे की भावनाएं जानते हैं और वहीं पर उनको संस्कार की भी प्राप्ति होती है। और कभी कभी तो बच्चों के रोल मॉडल उनके टीचर ही होते हैं। प्रायः बच्चियों में देखा जाता है कि वे अपनी टीचर के द्वारा जो आदतें बोली जाती है हमेशा उसको वो फॉलो करते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। दूसरा जो हमारा नकारात्मक पहलू है कि भारत की अभी भी जनसंख्या 80% गाँव में निवास करती है और वो अभी टेक्नोलॉजी से उतने प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं साधुवाद देता हूँ अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को, जिन्होंने जियो टेक्नोलॉजी के आधार पर आज कुछ नहीं तो 60% लोगों को शिक्षित किया है कि वो ई पेमेंट और जितने भी वॉलेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे यूपीआई सिस्टम के द्वारा हो, इन सब का उपयोग आज व्यक्ति करने लगा है। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तीसरा एक जो इसका और माइनस पॉइंट है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज की कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल या कॉलेज में बच्चों को टीचर के द्वारा जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनके करियर के बारे में क्लास लगाना, उनको शारीरिक रूप से संपन्न करने के लिए जिम की व्यवस्था करना, उनको स्पोर्ट्स में मोटिवेट करना, सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि हमेशा टीचर का स्टूडेंट के साथ प्रत्यक्ष रूप से रिलेशन रहते हैं और गुरु शिष्य के संबंध की बात भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छे से जानी जाती है। एक और इसका ड्रॉबैक है कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए कोई भी इसमें व्यवस्था नहीं है, जबकि व्यवहारिक परिस्थिति में उनके लिए जो उनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर, ब्रेल लिपि के आधार पर जो कहलाती है उनकी शिक्षा होती है, वो अनुमान लगा के हाथों से अक्षरों को पढ़ लेते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के युग में इसका कोई महत्व नहीं है।
ये इसके बेसिक मेरी दृष्टि से नुकसान हैं। अब मैं गांधी जी के कुछ बातें बताना चाहूँगा जिसको गांधी जी ने कहा है। प्रदीप कवि गांधी जी से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने एक गीत की रचना की थी और उन्होंने बच्चों को आह्वान किया था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। प्रदीप कवि के जो शब्द थे वो आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजी से जितने रूबरू बच्चे हुए हैं उतना हम लोगों का जैसा प्रौढ़ वर्ग उतना उससे रूबरू नहीं हो पाया है। यूथ ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं। एक और मैं कोटेशन बोलना चाहूँगा, इफ वी आर टू टीच रियल प्लेस टू दिस वर्ल्ड वी शैल हैव अ बिगन विद द चिल्ड्रन। एजुकेशन के संबंध में हमेशा कहा जाता था, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड चाइल्ड, ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। तो पहले की शिक्षा प्रणाली में एक व्यक्ति का मस्तिष्क, एक व्यक्ति का शरीर और एक व्यक्ति की भावना, तीनों का निर्माण होता है, जबकि टेक्नोलॉजी के युग में केवल हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, बाकी दोनों चीज़ें नगण्य होती है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने 7 सोशल इंक्लूड्स बताए हैं, मीन्स इंक्लूड्स शामिल किए हैं। कौन कौन से हैं? जो उनके मीन्स हैं, नंबर 1, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिसीज विदाउट प्रिंसिपल्स। नंबर 2, वेल्थ विदाउट वर्क। नंबर 3, मेजर्स विदाउट कंसेसिव्स। नंबर 4, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। नंबर 5, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। और नंबर 6, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। और नंबर 7, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ये इनके 7 मॉडल्स थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा कि बिजनेस करने वाला व्यक्ति यह नहीं देखता कि वो किस वस्तु का या किस माध्यम से अर्निंग कर रहा है। मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, जूते का व्यापारी का रॉ मटेरियल जानवर की खाल होती है, इसलिए कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा कहा गया है, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। इसी प्रकार जब साइंस अपने इन्वेंशन नए नए करती है तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कहा था कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना ह्यूमैनिटी के साइंस अपना काम करती है। आज जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, सबसे पहले उसका यूज़ जानवरों में होता है, उसके बाद मनुष्यों में होता है, जिसके परिणाम और दुष्परिणाम भविष्य में इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, प्रिय साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपको भी बदलना पड़ेगा। तकनीक आज की आवश्यकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीन्स ट्राउजर के ज़माने में बेल बॉटम की क्या उपयोगिता है, सोचना आपको है। और एक सेंटेंस और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी नियुक्ति हुई है, निवृत्ति नहीं, इसलिए आप वेतन की अभिलाषा रखें, पेंशन की नहीं। पेंशन तो आपके कार्य का पारितोषिक है, वो तो सरकार आपको देगी ही, चाहे CPF पेंशन हो, चाहे EPF पेंशन हो, और चाहे गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दी जाए, ये आपके कार्य का पारितोषिक है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि हमने शासन से क्या प्राप्त किया और उसके बदले हम समाज को क्या दे रहे हैं। मनन करना जरूरी है। थैंक यू।